Welcome you student in the class of science. Today we are going to start the part number 4 of our continuous chapter. The chapter name is life process and today we are going to study the respirations. इससे पहले हमने डाइजेशन किया था, डाइजेशन किस तरीके से होता है और डाइजेशन के अंदर किस किस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं और प्रोडक्ट के साथ डाइजेशन के थ्रू हमें किस तरीके से जो एनर्जी है एवरी सेल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हम इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर देखे थे। आज के वीडियोस में हम देखेंगे रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस तरीके से जो भी फूड जो डाइजेस्ट हुआ वो ऑक्सीडाइज कैसे हुआ। यानी कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, किससे? उस डाइजेस्टेड फूड से। तो देखते हैं रेस्पिरेशन वन बाय वन। ओके, तो देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहला हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन को ही। व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी लिविंग बीइंग्स है। लिविंग बीइंग्स कौन है? जो सांस ले सकता है, जो खाना खा सकता है, जो खाने को डाइजेस्ट कर सकता है, जो मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, वो क्या है? लिविंग बीइंग। ओके, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग बीइंग यूटिलाइज करता है जो भी फूड इंटेक किया है और उस फूड से क्या लेता है? एनर्जी। इस प्रोसेस को ही कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई भी लिविंग बीइंग्स है वो फूड को यूटिलाइज करेगा और उससे एनर्जी को लेगा और इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि देखो रेस्पिरेशन में क्या है? व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इंटेक्ट करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन जैसे ही इंटेक्ट करेंगे और वो ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाएगी? वो ऑक्सीजन मिल जाएगी ब्लड के साथ। ओके, तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का मिलना, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये केमिस्ट्री का जो पोर्शन है हमारा इसी 10th क्लास के अंदर, उसके अंदर आप पढ़ोगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन क्या है? ऑक्सीजन का हटना, और ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। बिकॉज इस प्रोसेस के अंदर हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रही है, इस कारण से ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है मेरी बात? ठीक। इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देती है? क्या प्रोड्यूस कर देती है? एनर्जी को प्रोड्यूस कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से क्या क्या स्टेप्स है? ब्रेकिंग डाउन ग्लोब्यूल्स इनटू पायरुवेट। यानी कि जो ग्लोब्यूल्स है, जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स आए थे उसको पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन्स होते हैं। ओके, और ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन्स होते हैं। दिस स्टेप्स हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म। और ये होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो टूटकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? इस पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ, ग्लूकोज के अंदर टोटल कितने कार्बन्स होते हैं? 6। क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। यहां पे देखो कार्बन कितने हैं? 6। क्लियर है मेरी बात? चलिए, वाइल पायरुविक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन। जबकि पायरुविक जो एसिड है उसके अंदर कितने कार्बन्स होते हैं? 3 कार्बन्स होते हैं। आगे चलते हैं। फैट ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर देखते हैं जो फैट ऑफ पायरुविक एसिड है वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होती है। फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन
माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स को पावर देने का काम ये करता है। ओके, कोशिका का शक्ति ग्रह। एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस। और जो भी मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? रेस्पिरेशन के टाइप पर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहां पर ये देखो 1 2 3 3 कार्बन है यहां पर। तो ये क्या है? पायरुविक एसिड। और रिएक्ट करके ये कैसे पायरुवेट और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो ये वाला H है वो H यहां पर अलग से चला जाता है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पायरुवेट। व्हाट इज पायरुवेट? ये पायरुवेट है क्या? तो देखिए पायरुवेट क्या है? द 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, उसको बोलते हैं पायरुवेट। ये देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये ब्लैक ब्लैक के अंदर आपको दिख रहे हैं, ये कार्बन और ये कार्बन। ओके, तो इस तरीके से ये बनता है पायरुवेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशंस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एनएरोबिक, दूसरा होता है एरोबिक। ये आपने 7th क्लास के अंदर पढ़ा है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम वापस इसको डीपली पढ़ेंगे। ओके, 7th में नहीं पढ़ा तो अभी ध्यान से पढ़ लेना आप। ओके, देखिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में लिए डाइजेशन के लिए। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये चीजें होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना, इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। बात समझ में आई? यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये काम हो रहा है। ठीक, मतलब ये अगर एब्सेंस में हो रहा है तो एरोबिक में क्या होगा? प्रेजेंस में होगा। बस क्लियर, आपके दिमाग में छप गई। हर एक चीज को कंपेयर करके पढ़िए, आपको मतलब एक एक चीज को बहुत आसानी से लर्न कर पाओगे। इन दिस प्रोसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसके अंदर एक एनर्जी भी रिलीज होती है। फटाक से इस वीडियो के कमेंट में आप लिख के बताओगे कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। नेक्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही हम देख रहे हैं किस तरीके से ये रिएक्शंस हो रही है। ग्लूकोज जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं किसके अंदर? इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो 6 कार्बन है वो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि ये ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पायरुवेट। द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और पायरुवेट है वो फर्दर ना कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? एथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ आया? ठीक है, आगे देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशंस। एरोबिक रेस्पिरेशंस क्या है? तो वहां पर हमने पढ़ा था एनएरोबिक के अंदर कि उसके अंदर ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है, लेकिन यहां पर क्या रहेगा? प्रेजेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो रही थी, और जबकि एनारोबिक में कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं हो रही थी। कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर वो ब्रेक डाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि यहां पर जरूरत किसकी है? इस ऑक्सीजन की जरूरत है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर, वो ब्रोकन डाउन होता है किसके अंदर? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको अपन पायरुवेट कहते हैं। ये हम अभी कम से कम 3 से 4 बार इसी वीडियो के अंदर रिपीट कर दिए हैं। यूजिंग ऑक्सीजन, किसकी हेल्प से टूटता है? ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है। पायरुवेट ब्रेक्स अप टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 3 मॉलिक्यूल्स देता है किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के। अब देखते हैं डिफरेंस किसमें? एरोबिक में और एनएरोबिक में। तो पहला डिफरेंस है एरोबिक में। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक जो है वो किसके अंदर होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत है इसको नहीं है, किसको? एनएरोबिक को। और एरोबिक को जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें बनता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? दो डिफरेंस क्लियर हुए। तीसरा डिफरेंस हम देखते हैं, इट यील्ड्स मोर एनर्जी, यानी कि 36 एटीपी कंपेयर्ड टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि इसके अंदर इट यील्ड्स लेस एनर्जी, सिर्फ कितनी होती है? 2 एटीपी कंपेयर्ड टू एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये जो है एरोबिक के अंदर दो जगह पे ये प्रोसेस होता है। एक होता है साइटोप्लाज्म में, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जबकि इसका जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक ही जगह पे होता है, एक ही साइट पे होता है। वो जगह है साइटोप्लाज्म। क्लियर है डिफरेंस अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मसल्स क्रैम्प, आपने देखा होगा कि कई बार अपन एकदम से उठते हैं या एकदम से भागने की कोशिश करते हैं तो हमारे पैर में, हाथ में या कमर में कहीं पे भी एकदम से खिंचाव सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कोई नस खींच गई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रैम्प्स। ठीक है, क्लियर है? और हमारी भाषा के अंदर इधर खिंचाव बोलते हैं और इधर राजस्थान के तरफ जो है वो इसको बोलते हैं बाइटा आना। ठीक है, तो ये जो क्रैम्प है वो क्रैम्प क्या है वो देखते हैं। व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारी जो भी सेल्स है बॉडी के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, तो क्या होगा? जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? लैक्टिक एसिड में। किसके डेफिशिएंसी में? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। जो कि कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर पायरुवेट में? 3। ठीक है, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस बिल्डअप ऑफ द लैक्टिक एसिड, एंड इस लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे जब भी हम एकदम से कोई चीज करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो मसल्स के अंदर क्या आ जाता है? क्रैम्प्स आता है। ठीक है, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज मसल्स क्रैम्प। और कोई भी सडन एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर क्या आता है? एकदम से हम उनको खिंचाव सा महसूस होता है, क्रैम्प, बहुत ज्यादा पेन क्रिएट होता है वहां पे। क्लियर है? तो ये है क्रैम्प आने का रीजन। ठीक है, क्रैम्प आने का रीजन क्या है? जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड का जो जमाव हो जाता है किसके अंदर? हमारी मसल्स के अंदर। उसके कारण हम कोई भी सडन एक्टिविटी करते हैं तो हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं, बहुत सारा पेन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये वही रिएक्शंस है जो मैं आपको बताई थी। देख लीजिए, ये ग्लूकोज है जिसके अंदर 6 कार्बन है और ये साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शंस हो रही है। तो पायरुवेट
प्लस एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। देखो इसमें तीन चीजें बताई थी मैंने आपको। एक रिएक्शन होती है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसको अपन ने बोला था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी के कारण, और एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसको बोला था एरोबिक। और देखिए जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ये रिएक्शन होती है, जिसको बोलते हैं इन ईस्ट, तो इसके अंदर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्शन होती है तो ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एफिशिएंसी ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की क्या एफिशिएंसी है वो देखते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करता है, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? एंड प्रोड्यूस लेस एनर्जी। भाई कंप्लीट ब्रेक डाउन ही नहीं कर रहा है तो एनर्जी भी कितनी बनाएगा? कम बनाएगा, ठीक है। सो इट इज लेस एफिशिएंट। तो इसके कारण ये क्या होता है? लेस एफिशिएंट होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं एटीपी की। एटीपी क्या है? एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म। एग्जाम में आधे नंबर का या एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट दी फुल फॉर्म ऑफ एटीपी या व्हाट इज एटीपी। तो एटीपी स्टैंड करता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। एनर्जी जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसके टाइम इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बनाता है उस टाइम? एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। किससे बनाता है? फ्रॉम एडीपी से। एडीपी से बनाता है। अब एडीपी भाई, एडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो एडीपी है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से ये ट्राइफॉस्फेट बनाता है। क्लियर है? एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ ही साथ क्या बनाता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो देखो ये जो एडीपी है, एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे इसके साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बना दिया? एटीपी। यानी कि ये जो डाइफॉस्फेट था इसको कन्वर्ट कर दिया ट्राइफॉस्फेट में। क्लियर है? व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी, जब टर्मिनल फॉस्फेट है एटीपी के साथ लिंक होता है, वो क्या कर देता है? इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। वाटर के हेल्प से वो क्या हो जाता है? ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू, एनर्जी कितनी रिलीज होती है उसमें से? एनर्जी होती है 30.5 किलो जूल। जूल क्या है? एनर्जी की यूनिट है, ओके, पर मोल, ठीक है। 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है उसमें। क्लियर? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। जैसे हम किसी भी दुकान पे जाकर कोई भी चीज खरीदते हैं तो वहां पर पैसा देते हैं, तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी कुछ भी काम करती है, जो भी फूड इंटेक करती है, तो सेल्स को जो भी ट्रांजैक्शन करती है वो किसके थ्रू करती है? इस एटीपी के थ्रू करती है, ओके। मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेस के लिए ये क्या है? एक करेंसी प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में गैस किस तरीके से एक्सचेंज होती है, प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। एट नाइट, नाइट के दौरान देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। भाई रात जब होगी तो रात में क्या फोटोसिंथेसिस कर पाओगे क्या?
नहीं कर पाएंगे पौधे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? सनलाइट की। तो रात को सन लाएगा कौन? क्लियर है? तो इसका आंसर रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं है। तो इसकी जगह कौन ये काम करता है? तो भाई इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर एक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग respirations is used up for photosynthesis। अब डे के टाइम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेंगे? वो भोजन बनाने में काम आएगी, उनके फूड प्रोसेस में काम आएगी। Hence there is no release of कार्बन डाइऑक्साइड। भाई रात को तो रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में रिलीज होगी ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पे सूरज चाचा आ गए, यानी कि सन आ गया। ओके, नेक्स्ट एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी देखिए, ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वारियम। आप फिश देखते हो एक्वारियम के अंदर, ठीक है। दे ओपन एंड क्लोज दियर माउथ। वो अपने माउथ को कभी खोलती है कभी बंद करती है। एंड द गिल स्लिट्स, जो कि ऊपर उसके जो गिल लगे हुए हैं वो भी क्या करते हैं? मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। द ओपरक्यूलम विच कवर द गिल स्लिट्स बिहाइंड दियर आईज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज। वो भी क्या होते हैं? ओपन और क्लोज होते हैं, जो कि उसकी आंखों के पीछे की तरफ होते हैं। पहला इसके अंदर बताना है, आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। क्या ये जो चीजें होती है वो एक कुछ सीक्वेंस में, कुछ लॉजिक से कोऑर्डिनेट होती है? ऐसा क्यों करती है वो मछली, ऐसा क्यों करती है वो फिश एक्वेरियम में? तो इसका रीजन देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड, मतलब बहुत अच्छे से उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। व्हेन द माउथ ओपन टू एनगल्फ वाटर, जब माउथ ओपन होता है, ठीक है, वाटर के लिए, द गिल स्लिट रिमेन्स क्लोज, तो गिल स्लिट उस टाइम क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। When the mouth of the fish closes, जब उसका फिश का माउथ क्लोज हो जाएगा तब क्या? रिलीज ऑफ वाटर थ्रू द गिल स्लिट। अब जो वो वाटर है वो रिलीज कहां से होगा? गिल स्लिट से। This is to provide sufficient time for exchange of gases over the gills, और ये sufficient time देता है ताकि उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो पाए। यानी कि मछली किस तरीके से सांस लेती है वो ये बता रहे हैं, और ये किस तरीके से कोऑर्डिनेट होता है। तो जिस टाइम उसका माउथ ओपन रहेगा उस टाइम उसके जो गिल्स है वो क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे, और जिस टाइम गिल्स ओपन रहेंगे उस टाइम माउथ क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका है, कंपेयर द ब्रीदिंग ऑफ फिश टू नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। तो भाई कंपेयर कीजिए आपकी ब्रीदिंग का उसकी मछली की ब्रीदिंग के साथ। तो द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ फिश इन अ मिनट इज मच फास्टर देन दैट ऑफ ह्यूमन। मतलब ह्यूमन के कंपैरिजन में मछली है, जो फिश है, वो उसका जो रेस्पिरेशन है फास्ट है। क्लियर है? बिकॉज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि जो फिश है वो ऑक्सीजन इंटेक करती है, वो वाटर के अंदर डिजोल्व रहती है। इज वेरी लेस देन द एयर। तो एयर के कंपैरिजन में वाटर के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन वो बहुत कम रहेगी, इसलिए वहां पर रेस्पिरेशन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला टॉपिक है, व्हाई आर द ऑर्गन्स which absorb oxygen placed inside the body in terrestrial organisms। तो भाई जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो अंदर से ही क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि हम सांस लेते हैं। ब्लड के अंदर जो भी मिली हुई है
वो वाली ऑक्सीजन वो इंटेक करते हैं, तो उसको ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है? तो देखिए, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प respirations are very fine and delicate. To protect these organs, they are usually placed within the body. इस ताकि ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, इस कारण से सारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर सिक्योर है। क्लियर है? ऐसे बाहर होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, पैथोजेंस बहुत सारे मिलेंगे उसको। आगे बनते हैं। देखिए, ये देखो हमारी नाक है, अंदर से किस तरीके से फिल्टर होके जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में पहुंचती है और किस तरीके से वापस कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी ब्रीथ आउट करती है। नेसल कैविटी हैज फाइन हेयर्स विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फॉर द एयर पासिंग थ्रू इट, जो कि फिल्टर करती है एयर पार्टिकल को जो उससे पास हो रहा है। द पासेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस, और ये जो पासेज है वो किसके साथ जुड़ा रहता है? म्यूकस के साथ। विच मोशंस द क्या करेगा, उसको मॉइस्चर दे देगा, और मॉइस्चर देते ही क्या कर देगा, उसके अंदर जो फ्रिक्शन है एंड एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा, और फ्रिक्शन कम करते ही वो क्या होगा, जो भी डस्ट पार्टिकल है, ये जो अंदर की तरफ बहुत सारे बाल होते हैं हेयर्स, ये क्या कर देगा, उस डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा, और उसमें से सिर्फ एयर ही अंदर की ओर जाएगी, यानी कि ओनली ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा। ठीक है, डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाएंगे। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फिल्टर्स लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Why do the walls of trachea not collapse when there is less air in it? मतलब जब कम एयर होती है, ठीक है, तो वो वॉल ऐसे चिपक क्यों नहीं जाती है, ठीक है, कोलैप्स क्यों नहीं हो जाती है, वो देखते हैं। देखो ये है हमारी ओसोफिगस, मतलब ये जो पीछे वाली, इसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर क्या जाता है, खाना जाता है, और ये हमारी विंड पाइप है जिसके थ्रू हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। क्लियर है? और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, ट्रैकिया। ठीक है, ये क्या है, ट्रैकिया, जिसके थ्रू ये यहां से क्या जाता है, हमारा विंड पाइप है, ये वाला ट्रैकिया अंदर की तरफ, और ये सी शेप्ड कार्टिलेज से कवर होता है। ठीक है, तो ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, सो द वॉल ऑफ ट्रैकिया डू नॉट क्लैप्स, तो इस कारण से जो वॉल ऑफ ट्रैकिया है आपस में क्लैप्स नहीं होता, ये सी शेप्ड है, उसको रोके रखती है। ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये नहीं हो तो ये भी क्या है, अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये आपस में चिपक जाएगी। ठीक है, ये चिपकाने से इसको रोकती है। कौन? ये सी शेप्ड जो इसका कार्टिलेज रिंग बनी हुई है, वो इसको ऐसा करने से रोकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, एलोवेली की। एलोवेली क्या है, एलोवेली देखते हैं। विद इन द लंग्स के अंदर द पासेस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, और ज्यादा छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर बट जाते हैं। ये देखो छोटी छोटी ट्यूब्स, ये इस तरीके से, विच टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बैलून्स बने हुए हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर ये बन रहा है। ठीक है, विच आर कॉल्ड एलोवेली, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलोवेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एल्वियोली। ठीक है, तो एल्वियोली की जो फंक्शंस देखते हैं वो क्या है। फंक्शंस देखिए, ये प्रोवाइड करता है अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस, यानी कि ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन आकर ये ऑक्सीजन को ले लेगा, ले भाई के ऑक्सीजन मेरे पास आ गई, तो लो भाई मैं तुम्हें वापस देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, तो यहां पर एक्सचेंज रहता है किसका, गैसेस का। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ इज ऑक्सीजन डिलीवर्ड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। भाई किस तरीके से ऑक्सीजन डिलीवर होती है, कहां से, लंग्स से टिश्यूज के अंदर। तो ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये ब्लड है हमारे बॉडी का, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जितने भी रेस्ट ऑफ बॉडी है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा और फॉर रिलीज इनटू द एलोवेली, इस एलोवेली के पास लेके आएगा कि ये लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ। द ऑक्सीजन इन द alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells। अब ये जो alveolar air है वो यहाँ इस एलोवेली के अंदर आएगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आया वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हम ब्रीद इन करने पर जो ऑक्सीजन आई उस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्रीद आउट हो जाएगा, यानी कि हम हमारे बॉडी से बाहर की तरफ फेंक देंगे उसको, और ऑक्सीजन है वो उस ब्लड के साथ मिल जाएगी। और ये जो ब्लड है एलोवेरी वेसल्स है, ये जो एलोवेलर ब्लड वेसल्स है इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा हमारे पूरी बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Why do lungs always have residual volume of air? क्यों भाई लंग्स के अंदर रेजिडुअल एयर का वॉल्यूम रहता है, वो देखिए। The lungs always contains a residual volume of air so that, ताकि there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। मतलब आप देखते हो उस मतलब ये कह रहा है कि क्यों जो लंग्स है यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स के अंदर वो हवा एयर क्यों रहती है, क्यों एयर रहने का रीजन ये है ताकि उसको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए गैस का एक्सचेंज करने का, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर पाए। क्लियर है? इस कारण से ऐसा होता है। आगे देखते हैं। आगे है what advantage over an aquatic organisms does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration। मतलब हम में और ये एक्वाटिक जो एनिमल है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है एक्स्ट्रा। एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। भाई साहब एयर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी तो इस कारण से जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी सतह पर रहने वाले उन सबको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी एज कंपेयर टू वाटर। एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव टू ब्रीथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन। तो भाई जब ज्यादा ऑक्सीजन है तो ज्यादा फास्ट उसको रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आराम से ऑक्सीजन फुल है, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन ले लेगा। जबकि वाटर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन उसके अंदर वाटर में मिली हुई होती है और वो भी बहुत कम मात्रा में होती है, तो वहां पर रेस्पिरेशन भी बहुत फास्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये बेनिफिट है एक्वाटिक के कंपैरिजन में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। ओके, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बींग्स में, वो देखते हैं। द हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स क्या करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। हमारा ब्लड रेड क्यों है, इस पिगमेंट के कारण। इस पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन पिगमेंट। प्रेजेंट इन द ब्लड गेट्स अटैच्ड टू 4 ऑक्सीजन molecules that are obtained from breathing. Next, oxygenated blood is then distributed to all the body cells by the heart। अब हार्ट क्या करेगा, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कंप्लीट बॉडी के एवरी सेल्स में इसको भेज देगा। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स द ब्लड टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड। वो जैसे जैसे ऑक्सीजन देगा साथ ही साथ एक
और वेसल्स चलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चली जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व्ड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में के अंदर ट्रांसपोर्ट रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एलोविली, एंड एलोविली क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन उसको दे देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट जब हम करेंगे तो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कहां पर, एलोवेली में।